हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका एम्पावर यू पे। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए अभी तक। वेरी होपफुल, बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, इतने मतलब पूरी टीम इस पे लगी हुई है, आपको करियर चॉइसेस या करियर डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट फील हो रहा होगा। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज, दिस लेक्चर सीरीज इकोनॉमिक्स में। तो इसमें आप देखोगे हम लोग बात करते इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट के तौर पे ये चीज़ें, और इन तीन पैरामीटर्स को हम लोगों ने पिकअप किया था। तो उस पर फर्दर अब कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ही लिमिटेड नहीं रहेगी। अगर आप सबको पसंद आएगा, आपके अच्छी इन्वॉल्वमेंट रही, तो हम लोग सभी स्ट्रीम्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे कोशिश करेंगे आपके सामने वीडियोस प्रेजेंट करने की। और हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू इसमें ऑब्जेक्टिव देख लिया था। नाउ आई विल मूव टू इकोनॉमिक्स। नाउ मैंने क्या किया, देखो ध्यान से आप समझना फ्रेंड्स। मैं चाहता तो बहुत डिलिबरेट, मतलब ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये हमारी पैशन है। और हम लोग सच में इसमें एक जुड़े हुए हैं कि स्टूडेंट्स के दिमाग में, एक स्टूडेंट के पास एक ऐसा सोर्स हो जिसके थ्रू से वो करियर चॉइसेस ले सकता है। एकेडमिक लाइफ में वो 80 90 95 जितना भी परसेंट लाना चाहता है, उसके लिए अबंडेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो स्कूल है, अगर स्कूल से किसी को सफिशिएंट नहीं होता है तो कोचिंग एंड ऑल दैट करते हैं। बट जब करियर के बारे में अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चों से जब मिलता हूँ, आई फील दैट व्हाट आई फाउंड दैट दे आर टोटली ब्लैंक। बच्चों के पास एक दो तीन करियर, वही कन्वेंशनल करियर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, CA, इन्हीं सब करियर्स के बारे में उनको पता होता है। तो ये देख के थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने ये स्टार्ट करा है। तो ये काफ़ी डिटेल्ड है। डिटेल्ड इसलिए है ताकि आपके पास जो करियर से चॉइसेस, करियर डिसीजन से रिलेटेड जो भी आपके पास डायमेंशंस होते हैं, उन सभी डायमेंशंस को आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। एकेडमिक डायमेंशन, करियर डायमेंशन, इवन एकेडमिक डायमेंशंस में अभी आप देखोगे कि हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको ब्रेक डाउन किया है, ताकि आप सच में जान पाओ कि एक्चुअल में एज ए इकोनॉमिक्स अगर आप लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जब आप ये चीज़ें जान जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना, जब आप ये चीज़ें जान जाओगे तो आपके लिए, आप देखोगे फ्यूचर में कि आपके लिए करियर चॉइसेस कितना ही आसान हो जाता है। तो जब हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के इकोनॉमिक्स सिलेबस को। ये अगेन मैंने वेबसाइट से लिया है, तो ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। इनफैक्ट अगर किसी चीज़ को ये जानना है कि उसमें क्या पढ़ना है, तो उसके सिलेबस से ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता है। देयर कुडंट बी एनीथिंग बेटर, बिकॉज वो सबसे प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है। अब देखो इकोनॉमिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना केवल हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, हम ये भी देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, जहाँ पे अगर ये चीज़ें पढ़ते हो तो इन फ्यूचर में कैसे जगह पे करियर्स में आपके पास ऑप्शंस खुल सकते हैं। बिकॉज दोनों पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे हमेशा कवर अप करेंगे, राइट। नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट इज स्टैटिस्टिक्स। नाउ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में कि यू मस्ट हैव अ टूल। मैकेनिक के पास एक टूल होता है, डेंटिस्ट के पास एक टूल होता है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स के पास एक टूल होना चाहिए, एंड दैट टूल इज स्टैटिस्टिक्स, करेक्ट। अब आप सोचो, इकोनॉमिक्स जब भी आपके दिमाग में आता है, क्या क्या चीजें आती है, जैसे मैंने पहले बताया है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, GDP, जो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस तरह की चीजें एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फुल ऑफ डेटा है, फुल ऑफ डेटा। सपोज अगर हम बात करें कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन ऑफ फूड प्राइसेस इन इंडिया। अब सोचो इंडिया में कितने सारे शहर हैं, कितने सारे गांव हैं, कितने सारे मंडी हैं, और कितने सारे, अगर फूड की बात करें तो कितनी सारी चीजें जो जो हम इंडियंस कंज्यूम करते हैं। तो अब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि इस डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए। डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज द मोस्ट रेलिवेंट, जो आपके सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा जब हम टूल की बात करेंगे, वो है डेटा। बिकॉज विदाउट डेटा इकोनॉमिक्स इज नथिंग। तो सपोज करो आपके पास इंडिया, इंडिया का मैप आपको पता है, ये कुछ ऐसा है। सॉरी, चलो इसको नहीं बनाते हैं, ये कुछ ऐसा आता है, ठीक है। सॉरी, ओके, कुछ ये इंडिया का मैप ऐसा है। अब आप किसी भी चीजों को देख लोगे, अभी हम लोग एक क्या करेंगे ना, रियल लाइफ एक एक एग्जांपल आपको देंगे। ये कुछ इंडिया है, ठीक है। अब सपोज करो कि आपको एक एक टास्क देता हूं, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 10 इन इंडिया। सपोज ये एक इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट मिल जाता है, ऑल्दो ये प्रोजेक्ट मैंने जान के दिया ताकि आपको रिलेवेंट फील हो, आप इसको समझ सकते हो। ऑल्दो इकोनॉमिक्स में ये चीजें कुछ और होगी, इकोनॉमिक्स में ये चीजें इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगी।
तो अब देखो मैं एक यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का कैसे रेलेवेंस प्रूव करता हूँ। आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड 10 के बच्चों की एवरेज हाइट क्या है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, अब आपकी जो क्लास है उसके सभी बच्चों का आपने हाइट ले लिया और उसका एवरेज निकाल दिया। कैन आई से दैट दैट इज द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10 इन इंडिया? थिंक, नहीं कह सकते। वाई? बिकॉज बहुत सारे, अब सबसे पहले ये सोचो, आपको सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में कि जो भी जिस चीज की भी डेटा ले रहे हो, ठीक है, वो कौन कौन से पैरामीटर्स है जो उस डेटा को इन्फ्लुएंस करेगी। व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट विल बी इन्फ्लुएंसिंग दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। तो जब सपोज करो हाइट की हम बात कर लेते हैं ना, ये सोचो हाइट अगर है, हाइट किस किस चीज से डिटरमाइन होगी। एक रेशियल फैक्टर यानी कि जेनेटिक फैक्टर, आपने देखा होगा किसी के मम्मी पापा लंबा है तो बच्चा भी लंबा होता है। दूसरा हो सकता है कि व्हाट इज वो खाना, दैट इज अ प्रोटीन इनटेक कैसा है उस बच्चे का, वो बहुत हद तक किस पे डिपेंड करेगा, स्टूडेंट की फैमिली इनकम के बेसिस पे। ठीक है, तो ये दो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, और भी कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो सपोज रेशियल के बारे में बात करोगे तो आप आगे चल के पढ़ोगे कि रेसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये पहाड़ी एरिया से डिफरेंट, ये सेंट्रल इंडिया से डिफरेंट है, साउथ से डिफरेंट है, वेस्ट डिफरेंट है, यानी कि रेसेस डिफर करते हैं। अब आप सोचो, तो आपके लिए आप क्या बोलोगे कि इसको जोन्स में डिवाइड करोगे और हर एक इस जोन से कुछ स्कूल्स को ले लोगे, इस जोन से कुछ स्कूल को ले लोगे, यहाँ पे कुछ स्कूल्स को ले लोगे, और इसमें क्लास स्टैंडर्ड 10 के बच्चों को डेटा कलेक्ट कर लोगे। तो इससे क्या हुआ, आपने क्या किया, पूरे इंडिया के बच्चों का डेटा कलेक्ट करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये जो पार्ट आप देख सकते हो यहाँ, सॉरी, ये जो आप यहाँ पे एक देख सकते हो कलेक्शन ऑफ डेटा में। ठीक है, जो पहला जो क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ डेटा, तो इस कलेक्शन ऑफ डेटा को यहां पे आप आंसर करोगे। क्यों? क्योंकि आपने कलेक्शन ऑफ डेटा के पीछे एक थॉट लिया कि डेटा शुड नॉट बी रैंडम, शुड नॉट बी एब्रप्ट, उसके पीछे रीजन होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, सपोज इवन एक जोन की अगर हम बात करें तो क्या दूसरा पार्ट क्या है, प्रोटीन इंटेक। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में रिलेटिवली वेल ऑफ बच्चे आते हैं जिनकी फैमिली इनकम अच्छी अच्छी होती है। गवर्नमेंट स्कूल में रिलेटिवली अच्छे, मतलब फैमिली इनकम वाले, अच्छे फैमिली इनकम वाले बच्चे नहीं आते। तो वो कहीं ना कहीं प्रोटीन इंटेक पे इम्पैक्ट करेगी। तो अगर आपको सैंपल लेना है, तो अगर 6 सैंपल आप सेंट्रल इंडिया से ले रहे हो तो 3 सैंपल आपको, या फिर प्रोपोर्शनेट में जितने स्टूडेंट्स है उसके प्रोपोर्शन में आपको लेने पड़ेंगे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के डेटा और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के डेटा। मैं इतनी डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ कि जब आप ह्यूमैनिटीज या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जो हम लोग पहले 2 लेक्चर्स में बताया ना, ये मल्टी डायमेंशनल पॉइंट आपको बार 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 आएगा। ठीक है, तो आपने कलेक्शन ऑफ डेटा किया। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट, इंस्टेड ऑफ कि जितने भी सपोज इंडिया में उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में 1 करोड़ बच्चे हैं, 1 करोड़ का डेटा तो आप कलेक्ट नहीं करोगे। तो आपने क्या किया, उसको एक बहुत ही नॉलेजेबल वे में इसको ब्रेक डाउन किया, और कुछ कलेक्शन सपोज कर लेते हैं कि 1000 स्कूल से आपने डेटा कलेक्ट किया, और कुछ हर एक स्टूडेंट्स में 50, हर एक क्लास में 50 है, तो टोटल 50,000 स्टूडेंट्स। तो 1 करोड़ को आपने ब्रेक डाउन किया कितना में, 50,000 सैंपल डेटा में। लेकिन आप 50,000 डेटा को एक्सेल शीट में बनाने की कोशिश करो, कितना लंबा हो जाएगा। विल इट बी फिजिबल कि किसी के सामने प्रेजेंट करोगे। तो सेकेंड चीज होगा, सेकेंड इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स में डिफरेंट प्रेजेंट डिफरेंट तरीके से बताए जाएंगे जिसके थ्रू से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो किसी और के सामने। जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में पढ़ा होगा, या फिर बहुत सारे पाई चार्ट्स पढ़ा होगा, बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े होंगे। तो उस तरीके से इन सभी डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट किया जा सकता है। एंड लास्ट विल बी दी स्टैटिस्टिकल टूल्स, इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आपको एक प्रेजेंट करना है, एक पूरी ये जो आपने स्टडी करा है, इसको अगर एक प्रेजेंटेबल एक चीज़ों को प्रेजेंट करनी है, तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसा, कुछ सपोज कर लेते हैं कि ऐसा कुछ ग्राफ बना दोगे, इस तरह का कुछ एक ग्राफ बना दोगे या पाई चार्ट बना दोगे कि जिसकी फैमिली इनकम इतनी है उसकी एवरेज हाइट इतनी है, जिसकी फैमिली इनकम इतनी है उसकी एवरेज हाइट इतनी है, एंड सो ऑन। तो आपने क्या किया, इस पूरे 50,000 डेटा को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा एक और तरीका क्या हो सकता है, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इन 50,000 की एवरेज मीन हाइट इतनी है,
मीन हाइट इतनी है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट ला सकते हो। अब ये चीजें हो सकता है कि अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये चीजें आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि ये इस तरह का कर्व के बारे में आपको बताया जाएगा। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की हाइट ये है और उसके बाद की स्टूडेंट्स की हाइट ये है, उसके बाद के स्टूडेंट्स की हाइट ये। तो इससे क्या हुआ, ये जो 50,000 डेटा आपके साथ पास था, 50,000 डेटा, उसको आपने इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया, इतने सिंप्लीफाइड तरीके से आपने प्रेजेंट करा। अब आप सोचोगे कि स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना, ये तो कुछ हद तक आपने समझ, आप तक बता दिया गया क्यों पढ़ना है। बिकॉज इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू डेटा एंड दिस स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स यू विद अ टूल जिससे इन डेटा को आप एक इंफॉर्मेटिव वे में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आप सोचोगे कि एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे क्यों, हम लोग आगे चल के देखेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस में इस स्टैटिस्टिक्स का, आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इन इंडिया, और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेसिफिकली रोल्स खुलते हैं स्टैटिस्टिक्स के। इनफैक्ट आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हो तो आगे चल के स्टैटिस्टिक्स में मेजर कर सकते हो, जो कि एक अलग ही करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने प्रेजेंट करेगा। ओके, so again I'll wind up this lecture. For today's lecture we'll take up the part next, another part in next videos, और इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स के कुछ रियल एग्जांपल्स देखेंगे, कहाँ पे आप इसकी रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबिलिटी आप हम लोग दिखाएंगे आपको। बिफोर आई वाइंड अप आई टेल यू अगेन वन थिंग, डू कमेंट, लेट अस नो कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही है, क्या नहीं पसंद आ रही है, सच में आपके लिए रेलिवेंट है भी या नहीं है। एंड डू, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, बिकॉज बहुत पैशनेट होकर हम लोग ये काम कर रहे हैं, टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस थिंग। एंड इसके बाद मैं सिंपल चीज कहूंगा, जस्ट वेयर दिस कैप ऑफ एम्पावर यू करियर अवेयरनेस प्रोग्राम, और अपने सारे करियर क्रेडेंशियल्स को हमें दे दो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।